Hello everyone, my name is Parth and welcome to Parth's Biology. देखिए, we will discuss today about the genetics topic chromosomal theory of inheritance. बहुत important topic है related to NEET perspective as well as 12th class. देखिए, आइए पढ़ते हैं क्या है chromosomal theory of inheritance. हम जानते हैं 1865 में मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश किया था, ठीक है. उसके डेथ, मेंडल की डेथ कब हुई थी 1884 में. उसकी डेथ के अराउंड 16 इयर्स बाद मेंडल के वर्क को वापस से क्या किया गया था, रीडिस्कवर किया था. और कौन से साइंटिस्ट थे, मेरे ख्याल से आपको याद होगा, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी व्रीज एंड टेशरमार्क. ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया, ठीक है. उसके बाद 1902 में कौन सी थ्योरी आई, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सीटीआई, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, which was given by Sutton and Boveri. पूरा नाम वॉल्टर सुटॉन एंड थियोडोर बोवेरी. इन दो साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है. अब क्या होता है जब हम इस थ्योरी को हम एनसीईआरटी में से पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है, समझ में नहीं आती, तो बहुत सिंपल तरीके से हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है. वैसे आपको इतना आइडिया लग जाना चाहिए इस थ्योरी के नाम से, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मीनिंग आपको समझ में आता है क्या, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसी चीज का जाना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस. अब इनहेरिटेंस से पहले वर्ड क्या रहा है, क्रोमोसोम. हम जानते हैं कि मुझसे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उस जनरेशन के अंदर मेरे से क्या जाएगा, हम जानते हैं मेरे से गैमेट्स रिलीज होंगे, उन गैमेट्स में स्पर्म्स में क्या आएगा, न्यूक्लियस होएगा. न्यूक्लियस के अंदर कौन होंगे, क्रोमोसोम होंगे. यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या जा रहे हैं, क्रोमोसोम्स जा रहे हैं. किसको लेकर जा रहे हैं, जीन्स को लेकर जा रहे हैं. यानी मैंने पूरी थ्योरी का आपको पूरा एक फंडा बता दिया क्या, कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स that from one generation to another generation the material, the thing which is transferred is chromosome. लेकिन इस थ्योरी से पहले मेंडल की क्या अप्रोच थी, मेंडलिज्म क्या बोल रहा था. मेंडलिज्म बोल रहा था या मेंडल बोल रहा था क्या, कि साहब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो केमिकल जा रहे हैं वो कौन है, फैक्टर हैं, ठीक है. तो आइए कंपैरिजन करते हैं कि मेंडल ने क्या बोला और सुटन और बोवेरी ने बाद में इसको कैसे इंटरप्रेट करके मॉडिफाई किया. तो देखिए पॉइंट वाइज पढ़ेंगे. सबसे पहला मेंडल, हम जानते हैं मेंडल ने क्या बोला था, क्या एक कैरेक्टर को रेगुलेट कौन करते हैं, फैक्टर. या मेंडल ने बोला था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो केमिकल जा रहे हैं दे आर कॉल्ड फैक्टर. लेटर जोहानसन गिव्स द टर्म जीन. जोहानसन ने क्या टर्म दे दी, जीन. हम जानते हैं एक जीन हमेशा किस फॉर्म में मिलता है, पेयर्ड फॉर्म में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं एलील, जो एक कैरेक्टर को क्या करते हैं, रेगुलेट, ठीक है. सपोज कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है. दिस इज कैपिटल ए, दिस इज स्मॉल ए. कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है यहां पर, अकॉर्डिंग टू मेंडल दे आर फैक्टर या दे आर जीन्स, ठीक है. अब मेंडल ने ये नहीं बताया कि ये कहां पर लोकेटेड है. मेंडल ने बस इतना सा बोला कि साहब एक पेयर है फैक्टर का जो नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाला है. पेयर में से केवल एक फैक्टर एक गैमेट में जाता है, दूसरा फैक्टर दूसरे गैमेट में जाता है, वो हम सेकंड पॉइंट अभी पढ़ेंगे. अभी सिर्फ इतना सा, एक कैरेक्टर को रेगुलेट कौन कर रहा है, ए पेयर ऑफ फैक्टर व्हिच इज कॉल्ड एलील. सिंपल सा था. अब देखिए सुटन और बोवेरी ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या बोला, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना सा बोला कि साहब मेंडल ने जो बोला क्या, कि फैक्टर, ए पेयर ऑफ फैक्टर जो किसको रेगुलेट कर रहे हैं, कैरेक्टर को, वो पेयर जो है फैक्टर्स का, वो जो जीन्स जो हैं वो कहां लोकेटेड हैं, दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम. वो किस पे लोकेटेड हैं, क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं. और ऐसे क्रोमोसोम, अब आप सोचिए ऐसे क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे, पेयर्ड फॉर्म में होंगे. सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम. तो मेरे ख्याल से आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि हमने मेंडलिज्म को किस तरीके से मॉडिफाई किया, किसमें, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल ने बोला क्या जीन्स हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं किसको, कैरेक्टर को. सुटन बोवेरी ने बोला हाँ जी बिल्कुल हैं जीन्स जो कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन वो जीन्स किस पर हैं, वो किस पर हैं, क्रोमोसोम्स पे हैं. यानी जीन्स आर पैरेलली इक्वल टू क्रोमोसोम. जीन्स किस पे प्रेजेंट हैं, क्रोमोसोम पे. तो जो जीन्स काम करेंगे वही काम कौन करने वाले हैं, हमारे क्रोमोसोम्स करने वाले हैं, ठीक है. सेकंड पॉइंट, आप अच्छे तरीके से जानते हैं मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. क्या बोला मेंडल ने कि साहब ये जो पेयर है, ये जो फैक्टर का जो पेयर है,
इनमें से एक फैक्टर एक गैमेट में जाएगा, दूसरा फैक्टर दूसरे गैमेट में जाएगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं जब गैमेट बनते हैं तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, एक गैमेट में कैपिटल ए आएगा, एक गैमेट में स्मॉल ए आएगा। सिमिलरली हमने सूटोन और बोवेरी ने इसको क्या बोला कि साहब जब ये फैक्टर क्रोमोसोम पे है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे है, तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जब मियोसिस होता है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, जब मियोसिस होता है तो कहीं ना कहीं ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, एक गैमेट के अंदर ये जाएगा, एक गैमेट के अंदर ये जाएगा, ऑब्वियस सी बात है फैक्टर्स भी सेपरेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो अगर फैक्टर सेपरेट हो रहे हैं, इट मींस आपके होमोलोगस क्रोमोसोम भी क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। सिंपल सा था। एंड द लास्ट थर्ड पॉइंट दैट आपने ये लॉ भी पढ़ा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं ये क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम मेरे अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। मेरा जीनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अब आप मुझे बताएं मेरे से जो गैमेट्स बनेंगे, कौन कौन से गैमेट्स बनने की प्रोबेबिलिटी है। क्या कैपिटल ए के साथ कौन आएगा, कैपिटल बी आएगा एक क्रोमोसोम में। दूसरा क्रोमोसोम क्या बनेगा, जिसमें स्मॉल ए आएगा और स्मॉल बी आएगा। लेकिन हम जानते हैं कहीं ना कहीं जब मियोसिस होता है तो क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी स्मॉल बी अगर यहां आ जाए और कैपिटल बी यहां आ जाए तो एक वेरिएशन, एक रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप बनेगा, नहीं बनेगा। क्या कैपिटल ए किसके साथ आ गया, स्मॉल बी, और स्मॉल ए किसके साथ आ गया, कैपिटल बी। अब आप इमेजिन करें अगर ये फैक्टर्स का क्रॉसिंग हो रही है तो जरा सोचिए, क्या क्रोमोसोम भी तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। क्या कैपिटल ए वाला फैक्टर अगर कैपिटल बी वाले फैक्टर के साथ आ रहा है तो ये क्रोमोसोम यही वाला ही तो होगा जहां पर कैपिटल ए है और कैपिटल बी है। सिमिलरली ये कौन सा होएगा, जिसपे स्मॉल ए होएगा और स्मॉल बी होएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, क्या कैपिटल ए हमेशा कैपिटल बी के साथ आएगा क्या, नहीं। कैपिटल ए इंडिपेंडेंट है, वो कैपिटल ए किसके साथ आ सकता है, स्मॉल बी के साथ आ सकता है, और स्मॉल बी के साथ अगर उसको आना है स्मॉल बी को यहां आना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं क्रॉसिंग ओवर होएगा किसके बीच में, क्रोमोसोम्स के बीच में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, और यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी। शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर फैक्टर शो कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो फैक्टर किस पे मिल रहे हैं, क्रोमोसोम पे। तो क्रोमोसोम भी क्या शो करेंगे, आपको समझ में आ गया, क्रोमोसोम भी शो करेंगे क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस इज द पैरेललिज्म बिटवीन द फैक्टर्स एंड द क्रोमोसोम, ठीक है। दिस थ्योरी इज कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है ये वाली चीज। अब देखिए यहीं पर मैं आपको एक और फिनोमेना बता रहा हूं, आपने इसको पढ़ा, ये कैपिटल ए जीन था और ये कौन सा था, कैपिटल बी जीन था, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा हूं, आपको इतना तो समझ में आ गया। ये लॉ कौन सा था आपका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मीनिंग आपको क्या क्लियर है, क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या था कि दिस कैपिटल ए जीन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कैपिटल बी जीन। जरूरी नहीं है कैपिटल ए हमेशा कैपिटल बी के साथ आएगा, कैपिटल ए किसके साथ आ सकता है, स्मॉल बी के साथ आ सकता है। अगर स्मॉल बी यहां आ जाए यानी कैपिटल ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल बी, इट कैन असॉर्ट विद स्मॉल बी आल्सो। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक और चीज यहां पर बताने वाला हूं। सपोज Suppose this is capital A and this is capital B. Here it is small a and small b. Now see what is the difference in the previous one and this one. Previous one's क्रोमोसोम में हमने क्या दिखाया था कि कैपिटल ए जो था और कैपिटल बी जो था वो दोनों दूर दूर थे। लेकिन इस वाले डायग्राम में देखिए कैपिटल ए के पास आ गया है कौन, कैपिटल बी, और स्मॉल ए के पास आ गया कौन, स्मॉल बी। इस कंडीशन में कैपिटल ए ने पकड़ लिया किसको, कैपिटल बी को।
स्मॉल ए ने पकड़ लिया किसको, स्मॉल बी को। अब जरा सोचिए, दोनों ने एक दूसरे को यहां पर पकड़ लिया, दोनों ने एक दूसरे को यहां पर पकड़ लिया, तो क्या क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस होंगे, क्या एक्सचेंज होने के चांसेस होंगे? जब ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे, तो एक दूसरे को क्रॉस होने या क्रॉसिंग ओवर होने नहीं देंगे, यानी एक्सचेंज नहीं होगा जेनेटिक मटेरियल का। तो सोचिए बच्चों, क्या यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। तो सोच समझ के मुझे बताएं, यहां से जो गैमेट्स बनेंगे वो 4 तरीके के बनेंगे कि सिर्फ 2 तरीके के बनेंगे? ओनली 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड। ए गैमेट कंटेन कैपिटल ए कैपिटल बी एंड ए गैमेट कंटेन स्मॉल ए स्मॉल बी। अब जरा सोचिए, क्या कोई वेरिएशन आ पाएगा? नहीं, कोई वेरिएशन नहीं आ पाएगा। क्यों वेरिएशन नहीं आ पाएगा? क्योंकि यहां पर कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लिंकेज। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज। नाम में क्या आ रहा है? लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या है? जुड़ जाना, लिंक हो जाना। यानी ये दोनों जीन्स एक दूसरे से, ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से क्या हो गए? लिंक हो गए हैं। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए हैं? लिंक हो गए हैं। जब ये एक दूसरे से लिंक हो गए हैं तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा, और जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा तो वेरिएशंस नहीं आएंगे। दिस इज कॉल्ड लिंकेज, विच इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हमने मेंडल का एक लॉ पढ़ा था, कौन सा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सोचिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अगर आपको इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कराना है जीन्स को, तो आपको क्रॉसिंग ओवर कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने क्रॉसिंग ओवर नहीं कराया, क्योंकि क्या हो गया? लिंकेज, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। तो आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच इज एन एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आप सीधा आंसर टिक लगाएंगे, क्या? लिंकेज। ठीक है। सो बच्चों, लिंकेज एंड उसी के साथ एक और फिनोमेना होगा, कौन सा? रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ा डिटेल उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है। आज का वीडियो लेक्चर बहुत सिंपल सा था, बहुत छोटा सा था, एक सिंपलेस्ट टॉपिक हमने देखा, क्या? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन ये नीट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है। एक और चीज में, एक चीज और बस मिस हो गई मेरे से, क्या मैं इस थ्योरी को ये भी तो बोल सकता हूं, इट शो द पैरेललिज्म बिटवीन क्रोमोसोम एंड मेंडेलियन फैक्टर। ये भी याद रखना कि ये थ्योरी किस चीज को बता रही है? क्रोमोसोम और मेंडेलियन फैक्टर के बीच के पैरेललिज्म को। ठीक है। सो हमने आज सिर्फ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है। इसका एक सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसको करिएगा, या इसकी थ्योरेटिकल, या आप इसका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका असाइनमेंट मुझे दीजिएगा। बस आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की। ठीक है। ओके देन, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। बाय।